रानी दुर्गावती हमारे देश की वो वीरांगना है जिन्होंने अपने राज्य की रक्षा के लिए मुगलों से युद्ध कर वीरगति को प्राप्त किया। वे बहुत ही बहादुर और साहसी महिला थीं, जिन्होंने अपने पति की मृत्यु के बाद न केवल उनका राज्य संभाला बल्कि राज्य की रक्षा के लिए कई लड़ाइयाँ भी लड़ीं। हमारे देश के इतिहास की बात की जाए तो बहादुरी और वीरता में कई राजाओं के नाम सामने आते हैं, लेकिन इतिहास में एक शख्सियत ऐसी भी है जो कि अपने पराक्रम के लिए जानी जाती है। वो है रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती अपने पति की मृत्यु के बाद गोंडवाना राज्य की उत्तराधिकारी बनी और उन्होंने लगभग 15 साल तक गोंडवाना में शासन किया। गढ़मंडला की वीर तेजस्वी रानी दुर्गावती का नाम इतिहास के पन्नों पर स्वर्णिम अक्षरों से लिखा गया है, क्योंकि पति की मृत्यु के पश्चात भी रानी दुर्गावती ने अपने राज्य को बहुत ही अच्छे से संभाला था। इतना ही नहीं, रानी दुर्गावती ने मुगल शासक अकबर के आगे कभी भी घुटने नहीं टेके। इस वीर महिला योद्धा ने 3 बार मुगल सेना को हराया और अपने अंतिम समय में मुगलों के सामने घुटने टेकने की जगह इन्होंने अपनी ही कटार से अपनी हत्या कर ली थी। उनके इस वीर बलिदान के कारण ही लोग उनका इतना सम्मान करते हैं। रानी दुर्गावती का जन्म 5 अक्टूबर सन 1524 को प्रसिद्ध राजपूत चंदेल सम्राट कीरत राय के घर हुआ। इनका जन्म चंदेल राजवंश के कलिंजर किले में, जो कि वर्तमान में बांदा उत्तर प्रदेश में स्थित है, उसी में हुआ था। इनके पिता चंदेल वंश के सबसे बड़े शासक थे। ये मुख्य रूप से कुछ बातों के लिए प्रसिद्ध थे। ये उन भारतीय शासकों में से एक थे जिन्होंने महमूद गजनी को युद्ध में खदेड़ा था। वे खजुराहो के विश्व प्रसिद्ध मंदिरों, जो कि मध्य प्रदेश के छतरपुर में स्थित है, वहाँ के बिल्डर थे। वर्तमान में एक यूनेस्को की विश्व विरासत स्थली घोषित किया गया है। रानी दुर्गावती का जन्म दुर्गाष्टमी के दिन हुआ, इसीलिए इनका नाम दुर्गावती रखा गया। इनके नाम की तरह ही इनका तेज, साहस, शौर्य और सुंदरता चारों ओर प्रसिद्ध थी। रानी दुर्गावती को बचपन से ही तीरंदाजी, तलवारबाजी का बहुत शौक था। इनकी रुचि विशेष रूप से शेर व चीते का शिकार करने में थी। इन्होंने बंदूक चलाने का भी अच्छा खासा अभ्यास किया था। इन्हें वीरतापूर्ण और साहस से भरी कहानी सुनना और पढ़ने का काफ़ी शौक था। रानी ने बचपन में घुड़सवारी भी सीखी थी। रानी अपने पिता के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारती थी। उनके साथ वे शिकार में जाती थीं और साथ ही उनसे अपने पिता से राज्य के कार्य भी सीख लिए थे और बाद में वे अपने पिता को अपने काम में साथ भी बटाने लगी थीं। उनके पिता को भी अपनी पुत्री पर गर्व था, क्योंकि रानी सर्वगुण संपन्न थी। इस तरह उनका शुरुआती जीवन बहुत ही अच्छा बीता। रानी दुर्गावती के विवाह योग्य होने के बाद उनके पिता ने उनके विवाह के लिए राजपूत राजाओं के राजकुमारों में से अपनी पुत्री के लिए योग्य राजकुमार की तलाश शुरू कर दी। दूसरी ओर दुर्गावती दलपत शाह की वीरता और साहस से बहुत प्रभावित थीं और उन्हीं से शादी करना चाहती थीं, किंतु उनके राजपूत न होकर गौड़ जाति की होने के कारण रानी के पिता को यह स्वीकार नहीं था। दलपत शाह के पिता संग्राम शाह थे, जो गढ़ा मंडला के शासक थे। वर्तमान में यह जबलपुर, दामोह, नरसिंहपुर मंडला और होशंगाबाद जिलों के रूप में सम्मिलित है। संग्राम शाह रानी दुर्गावती की प्रसिद्धि से प्रभावित होकर उन्हें अपनी बहू बनाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने कलिंजर से युद्ध कर रानी दुर्गावती के पिता को हरा दिया। इसके परिणाम स्वरूप सन 1542 में राजा कीरत राय ने अपनी पुत्री रानी दुर्गावती का विवाह दलपत शाह से कर दिया। रानी दुर्गावती और दलपत शाह की शादी के बाद गोंड ने बुंदेलखंड के चंदेल राज्य के साथ गठबंधन कर लिया। तब शेरशाह सूरी के लिए यह करारा जवाब था। जब उसने सन 1545 को कलिंजर पर हमला किया था, शेरशाह बहुत ताकतवर था। मध्य भारत के राज्यों के गठबंधन होने के बावजूद भी वह अपने प्रयासों में बहुत सफल रहा, किंतु एक आकस्मिक बारूद में विस्फोट हो जाने की वजह से उसकी मृत्यु हो गई।
उसी साल रानी दुर्गावती ने अपने पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम वीर नारायण रखा गया। इसके बाद सन 1550 में राजा दलपत शाह की मृत्यु हो गई। तब वीर नारायण सिर्फ 5 साल के थे। रानी दुर्गावती ने अपनी पति की मृत्यु के बाद अपने पुत्र वीर नारायण को राजगद्दी पर बैठाकर खुद राज्य की शासन की बागडोर अपने हाथ में संभाली। रानी दुर्गावती के गोंडवाना राज्य के शासक बनने के बाद उन्होंने अपनी राजधानी सिंगौरगढ़ किला, जो कि वर्तमान में दामोह जिले के पास स्थित संग्रामपुर में है, उसको चौरागढ़ किला, जो कि वर्तमान में नरसिंहपुर जिले के पास स्थित गाडरवारा में है, में स्थानांतरित कर दिया। उन्होंने अपने राज्य को पहाड़ियों, जंगलों और नालों के बीच स्थापित कर इसे एक सुरक्षित जगह बना ली। वे सीखने की एक उदार संरक्षक थीं और एक बड़ी और अच्छी तरह से सुसज्जित सेना को बनाने में कामयाब रहीं। उनके शासन में राज्य की माने तो शक्ल ही बदल गई। उन्होंने अपने राज्य में कई मंदिरों, भवनों और धर्मशालाओं का निर्माण किया। उस समय उनका राज्य बहुत ही समृद्ध और संपन्न हो गया था। शेरशाह सूरी की मृत्यु के बाद सन 1556 में शुजात खान ने मालवा को अपने अधीन कर लिया। क्योंकि शेरशाह सूरी का बेटा बाज बहादुर कला का एक महान संरक्षक था और उसने अपने राज्य पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उसके बाद शुजात खान ने रानी दुर्गावती के राज्य पर हमला किया, यह सोचकर कि वह एक महिला है, उसका राज्य आसानी से छीना जा सकता है। किंतु उसका उल्टा हुआ। रानी दुर्गावती युद्ध जीत गई और युद्ध जीतने के बाद उन्हें देशवासियों द्वारा सम्मानित किया गया और उनकी लोकप्रियता में वृद्धि होती रही। रानी दुर्गावती का राज्य बहुत ही संपन्न था, यहाँ तक कि उनके राज्य की प्रजा लगान की पूर्ति स्वर्ण मुद्राओं द्वारा किया करती थी। इस तरह उनका शासनकाल बहुत ही अच्छी तरह से चल रहा था। अकबर के एक सूबेदार ख्वाजा अब्दुल मजीद खां, जो असफ खान के नाम से जाना जाता था, उसकी नज़र रानी दुर्गावती के राज्य में पड़ी। उस समय रानी दुर्गावती का राज्य रीवा और मालवा की सीमा को छूने लगा था। रीवा असफ खान के अधीन था और मालवा अकबर को पालने वाली मां महमंगा के पुत्र आदम खान के अधीन था। असफ खान ने रानी दुर्गावती के खिलाफ अकबर को बहुत उकसाया और अकबर की उसकी बातों में आकर रानी दुर्गावती के राज्य को हड़प कर रानी को अपने हरम की शोभा बनाना चाहने लगा। अकबर ने लड़ाई शुरू करने के लिए रानी का एक पत्र लिखा, जिसमें उसने रानी को प्रिय हाथी सरमन और उनके विश्वास पात्र वजीर आधार सिंह को अपने साथ भेजने के लिए कहा। इस पर रानी ने यह मांग अस्वीकार कर दी। तब अकबर ने असफ खान को मंडला में हमला करने का आदेश दे दिया। सन 1562 में रानी दुर्गावती के राज्य मंडला में असफ खान ने हमला करने का निर्णय लिया, लेकिन जब रानी दुर्गावती ने उसकी योजनाओं के बारे में सुना तो उन्होंने अपने राज्य की रक्षा के लिए निर्णय लेकर योजना बनाई। उनके एक दीवान ने बताया कि मुगल सेना की ताकत के मुकाबले हम कुछ नहीं हैं, लेकिन रानी ने कहा कि शर्मनाक जीवन जीने की तुलना में सम्मान से मरना बेहतर है। फिर उन्होंने युद्ध करने का फैसला किया और उनके बीच युद्ध छिड़ गया। एक रक्षात्मक लड़ाई लड़ने के लिए रानी दुर्गावती जबलपुर किले के नारायण नाले के पास पहुंची, जो कि एक ओर से पहाड़ों की श्रृंखलाओं से और दूसरी ओर नर्मदा से एवं गौर नदियों के बीच स्थित था। यह एक असमान लड़ाई थी, क्योंकि एक ओर प्रशिक्षित सैनिकों की आधुनिक हथियारों के साथ भीड़ थी और दूसरी ओर पुराने हथियारों के साथ कुछ अप्रशिक्षित सैनिक थे। रानी दुर्गावती ने एक फौजदार अर्जुन दास की लड़ाई में मृत्यु हो गई। फिर रानी ने सेना की रक्षा के लिए खुद का नेतृत्व करने का फैसला किया। जब दुश्मनों ने घाटी में प्रवेश किया तब रानी के सैनिकों ने उन पर हमला कर दिया। दोनों तरफ से बहुत से सैनिक मारे गए, किंतु रानी दुर्गावती इस लड़ाई में विजय रहीं। वे मुगल सेना का पीछा करते हुए घाटी से बाहर आ गईं। 2 साल बाद सन 1564 में आसफ खान ने फिर से रानी दुर्गावती के राज्य पर हमला करने का निर्णय लिया। रानी ने भी अपने सलाहकारों के साथ रणनीति बनाना शुरू कर दी।
रानी दुश्मनों पर रात में हमला करना चाहती थी क्योंकि उस समय लोग आराम कर रहे होते थे, लेकिन उसके एक सहयोगी ने उनका यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। सुबह असफ खान ने बड़ी बड़ी तोपों को तैनात कर दिया था। रानी दुर्गावती अपने हाथी सरमन पर सवार होकर लड़ाई के लिए आईं। उनका बेटा वीर नारायण भी इस लड़ाई में शामिल हुआ। रानी ने मुगल सेना को 3 बार वापस लौटने पर मजबूर कर दिया, किंतु इस बार वे घायल हो चुकी थीं और एक सुरक्षित जगह पर जाकर पहुंची। इस लड़ाई में उनके बेटे और वीर नारायण गंभीर रूप से घायल हो चुके थे। तब रानी ने विचलित न होते हुए अपने सैनिकों से नारायण को सुरक्षित स्थान पर ले जाने को कहा और वे फिर से युद्ध करने लगीं। रानी दुर्गावती मुगल सेना से युद्ध करते करते बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो चुकी थीं। 24 जून सन 1524 को लड़ाई के दौरान एक तीर उनके कान के पास से होते हुए निकला और एक तीर उनकी गर्दन को छेद कर निकल गया और वे बेहोश होने लगीं। उस समय उनको लगने लगा कि अब वे ये लड़ाई नहीं जीत सकेंगे। उनके एक सलाहकार ने उन्हें युद्ध छोड़कर सुरक्षित स्थान पर जाने की सलाह दी, किंतु उन्होंने जाने से मना कर दिया और उन्होंने कहा, दुश्मनों के हाथों मरने से अच्छा है कि अपने आप को ही समाप्त कर लो। रानी ने अपने ही एक सैनिक से कहा कि तुम मुझे मार दो, किंतु उस सैनिक ने अपने मालिक को मारना सही नहीं समझा, इसीलिए उसने रानी को मारने से मना कर दिया। तब रानी ने अपनी तलवार अपने सीने में मार ली और उनकी मृत्यु हो गई। इस दिन को वर्तमान में बलिदान दिवस के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार एक बहादुर रानी जो मुगलों की ताकत को जानते हुए एक बार भी युद्ध करने से पीछे नहीं हटी और अंतिम सांस तक दुश्मनों के खिलाफ लड़ाई लड़ती रहीं। अपनी मृत्यु से पहले रानी दुर्गावती की लगभग 15 साल तक शासन किया। कुछ सूत्रों का कहना है कि सन 1564 में हुई रानी दुर्गावती की यह अंतिम लड़ाई सिंगरामपुर, जो कि वर्तमान के मध्य प्रदेश के दामोह जिले में स्थित है, वहां हुई थी। रानी दुर्गावती की मृत्यु के बाद गोंड राज अत्यंत दुखी था, किंतु रानी के साहस और पराक्रम को आज भी याद किया जाता है। रानी दुर्गावती का शरीर मंडला और जबलपुर के बीच स्थित पहाड़ियों में जा गिरा, इसलिए वर्तमान में मंडला और जबलपुर के बीच स्थित बरेला में इनकी समाधि बनाई गई, जहां अभी भी लोग दर्शन के लिए आते हैं। रानी दुर्गावती ने अंतिम सांस तक मुगलों के साथ आज़ादी की लड़ाई लड़ी है। लोग अक्सर वीर योद्धाओं की मृत्यु को याद रखते हैं, लेकिन रानी दुर्गावती के मृत्यु तिथि से ज़्यादा लोग उनके जन्मदिन को याद करते हैं। हर वर्ष 5 अक्टूबर के दिन उनकी याद में जयंती मनाते हैं। रानी दुर्गावती के सम्मान में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सन 1983 में जबलपुर के विश्वविद्यालय में उनकी याद में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय रखा गया। भारत सरकार ने रानी दुर्गावती को श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु 24 जून सन 1988 में उनकी मौत के दिन एक डाक टिकट जारी की। इसके अलावा पूरे बुंदेलखंड में रानी दुर्गावती कीर्ति स्तंभ, रानी दुर्गावती संग्रहालय एवं मेमोरियल और रानी दुर्गावती अभयारण्य है। जबलपुर में मदन मोहन किला स्थित है, जो कि रानी दुर्गावती और उनकी शादी के बाद का निवास स्थान था। इसके अलावा रानी दुर्गावती ने अपने शासनकाल में जबलपुर में अपनी दासी के नाम पर चेरी ताल, अपने नाम पर रानी ताल और अपने सबसे विश्वास पात्र वजीर आधार सिंह के नाम पर आधार ताल बनवाया था। इस प्रकार वीरांगना रानी दुर्गावती ने युद्ध में अपने साहस और बहादुरी के साथ दुश्मनों का सामना करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी। साथियों, ऐसी वीरांगनाओं की कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारी वीडियो पर। धन्यवाद।